मैं डॉक्टर सज्जाद अख्तर आपसे मुखातिब हूँ। आपको इंशाल्लाह ये जो कोर्स है बायोडाइवर्सिटी का ये पढ़ाऊँगा। आज इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और इसके अलावा इसकी टाइप्स पढ़ते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। मेरे ख्याल से तकरीबन स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो अब हम जो है अपना जो सेशन है ये स्टार्ट कर लेते हैं। बताइए, जो बायोडाइवर्सिटी है इसको सबसे पहले जो है ये जो साइंटिस्ट है वाल्टर जी रोजन, इसने 1986 के अंदर जो है ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी इसको डिस्कवर किया था। इसके बारे में बताया था कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये क्या होती है। इसको अगर हम बहुत सिंपल अगर देखें तो बायोडाइवर्सिटी असल में क्या है कि ये जो अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसमें देखना है कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, यानी कहाँ कहाँ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो कुछ बायोम स्टडी करेंगे। बायोम्स होता है एक जियोग्राफिकल एरिया होता है जिसके अंदर क्या होता है बहुत सारे इकोसिस्टम आते हैं। उसके अंदर फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर एनिमल कौन कौन से हैं, वहाँ पे प्लांट कौन कौन से हैं, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम स्टडी करते हैं। तो जो बायोडाइवर्सिटी है इसके अंदर हमने क्या करना है कि जो स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन है उसका नंबर कि कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं और उनकी जो आगे वेरियस टाइप्स हैं उसकी जो मुख्तलिफ टाइप्स जो वेरिएशन उसके अंदर पाई जाती है उसको स्टडी करेंगे। तो इसको सिंपल अगर हम डिफाइन करें तो ये है स्टडी ऑफ नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन ए प्लेस इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। तो इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। यहाँ भी डेफिनेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी इसको कहते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है कि ये है द सम टोटल ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स सच एज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एट वेरियस बायोलॉजिकल लेवल्स। के मुख्तलिफ बायोलॉजिकल लेवल्स के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं, वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, उन सब का जो सम टोटल है यानी इसको इकट्ठा कर ले उनकी जो स्टडी होगी उसको हम उसको कहेंगे ये क्या है बायोडाइवर्सिटी जो है हम स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह एक और इसकी डेफिनेशन दी गई है कि इट इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स विद इन एन इकोसिस्टम और बायोम और एंटायर प्लैनेट कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसके आगे हम पढ़ेंगे कि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कौन कौन से हैं। इसको हम एक छोटे लेवल यानी स्पीशी से लेकर फिर उसका जो है इकोसिस्टम का लेवल है, फिर बायोम आता है, इनके हर लेवल के ऊपर इसको स्टडी किया जा सकता है। लेकिन देखना एक ही चीज है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इकोसिस्टम की बात करते हैं तो एक इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से जो लिविंग एनिमल्स हैं, कौन कौन सी स्पीशीज हैं प्लांट की जो पाई जाती हैं, जब इसको स्टडी करेंगे तो ये हम बायोडाइवर्सिटी को वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। बायोम एक मेजर यूनिट है, इसके अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम आते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेराइन बायोम है, तो जो मेराइन बायोम है उसके अंदर क्या आता है, एक उसके अंदर आता है कोरल रीफ्स और एक उसमें आते हैं केल्प फॉरेस्ट। तो ये जो केल्प फॉरेस्ट है ये एक अलग से इकोसिस्टम है और जो कोरल रीफ है वो अलग से इकोसिस्टम है। तो इनके अंदर हमने एक तो चीज हमने ये स्टडी करनी है कि वहाँ पे प्लांट कौन से हैं, एनिमल की स्पीशीज कौन सी है। दूसरा बायोम के अंदर एक और चीज हम स्टडी करते हैं कि उसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है उसमें। उसमें हम ये देखेंगे कि वहाँ पे रेनफॉल क्या है, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कितना है। तो ये जो सारा कुछ है ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर स्टडी किया जाता है। उम्मीद है आपको इसकी इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। इसको डिफाइन कर देता हूँ मैं दोबारा। एक तो ये जो आपको सामने नजर आ रही है ये भी आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं, ठीक है। और एक इसकी सिंपल जो मैंने बताई है रिपीट कर देता हूँ, वो ये डेफिनेशन है कि नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन ए प्लेस इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, ये जो सामने नजर आ रही है आपको ये भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी आ जाती है टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी।
इसकी जो टाइप्स हैं कौन कौन सी हैं, जैसे मैंने बताया कि हम इसको डिफरेंट लेवल्स के ऊपर स्टडी करते हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी है, और इसके अंदर आती है तीन बेटा इसकी मेजर टाइप्स हैं। एक जो इसकी टाइप के अंदर आती है वो है स्पीशीज डाइवर्सिटी, हम डिस्कस करते हैं इसको भी। एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसकी जो सबसे पहली टाइप है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी है। जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर क्या आता है, ये है वेरिएशन इन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ जीन्स एज वेल एज क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट स्पीशीज, कि मुख्तलिफ जो स्पीशीज होती हैं उनके अंदर कितनी तरह के जीन जो हैं वो पाए जाते हैं और कितने जीन होते हैं, और उनके अंदर वेरिएशन किस तरह से वेरिएशन जो है वो आ सकती है, इसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं। इसकी एक बड़ी अहम वो कह ले सिंपल जो एग्जांपल है वो ह्यूमंस को आप देखें कि दुनिया के अंदर जितने भी ह्यूमंस हैं, हर ह्यूमन जो है दूसरे से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट। कोई एक भी जो इंडिविजुअल होता है वो हूबहू दूसरे से नहीं मिलता, यानी मोस्टली दे आर डिफरेंट। तो ये जो वेरिएशन है ये क्यों है, ड्यू टू देयर जीन्स। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी की बहुत अच्छी एग्जांपल है कि ह्यूमंस जितने भी हैं अर्थ के ऊपर सारे एक दूसरे आपको डिफरेंट नजर आते हैं, और ये जो डिफरेंस है इसको हम वेरिएशन कहते हैं। और ये वेरिएशन क्यों आती है, ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। जीन्स के अंदर जो वेरिएशन आती है, जीन्स के अंदर जो वेरिएशन आती है आपको पता है क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर होती है उस वक्त ये वेरिएशन आती है, उसकी वजह से फिर आगे जो उसकी फिनोटाइप बनेगी इंडिविजुअल की वो डिफरेंट हो जाता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएशन इन जीन्स ऑफ ए स्पीशीज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज एंड एनवायरमेंटल पैरामीटर्स ऑफ द हैबिटेट। ये कहता है कि जैसे जैसे स्पीशीज का इंक्रीज होता जाता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, यानी जो वेरिएशन है जीन्स के जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्पीशीज का साइज स्पीशीज का साइज इंक्रीज होगा, उतनी ही ज्यादा उसके अंदर क्या होगी, वेरिएशन होगी। और एनवायरमेंटल पैरामीटर्स भी इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। ये अगर आप हम जीनोटाइप और फिनोटाइप को यहाँ रिवाइज कर लेते हैं कि जो जीनोटाइप होती है और फिनोटाइप, जीनोटाइप है जेनेटिक मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल और फिनोटाइप है अपीयरेंस ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। जो फिजिकल अपीयरेंस है किसी भी इंडिविजुअल की उसको हम कहते हैं उसकी फिनोटाइप। तो जो फिनोटाइप होती है ये दो चीजों से मिलकर बनती है, एक उसके अंदर आती है जीनोटाइप और एक आता है इन्वायरमेंट। तो जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट मिलते हैं तो उसकी बनती है फिनोटाइप। तो फिनोटाइप के अंदर जो है हमें डाइवर्सिटी जो है वो नजर आती है ड्यू टू वेरिएशन इन जीन्स। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इन्वायरमेंट जो ये भी इन्फ्लुएंस करता है जीन्स को। जेनेटिक्स की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो उसमें हम स्टडी करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये जो जीन ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, अब वो उन पेरेंट्स जो ऑफस्प्रिंग हैं उनके अंदर कौन से जीन जो है वो एक्टिव होंगे, कौन से जीन है जो स्विच ऑन होंगे और कौन से जीन है जो स्विच ऑफ होंगे, ये डिपेंड करेगा ऑन द इन्वायरमेंट कि वो जो इंडिविजुअल है वो किस तरह के इन्वायरमेंट में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो एक सर्द इलाके के अंदर रह रहा है, ठीक है, अब उसके अंदर वो वाले जीन एक्टिव होंगे जो सर्दी को बर्दाश्त करने वाले होंगे। ठीक है, इसी तरह जो गर्म इलाकों में लोग रहते हैं उनके अंदर वो वाले जीन एक्टिव होंगे, वो वाले जीन स्विच ऑन होंगे जो गर्मी को बर्दाश्त करने वाले होंगे। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट के जो पैरामीटर्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, इसके अंदर इन्वायरमेंटल जो पैरामीटर हैं इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि आपको आ जाएगा इसमें, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, लाइट का क्या इफेक्ट है। ठीक है, फिर इसी तरह जो है उसके अंदर ये दोनों इसमें बायोटिक फैक्टर्स को भी देखा जाता है, ए बायोटिक यानी बायोटिक फैक्टर और ए बायोटिक फैक्टर। तो ये जितने ज्यादा होते जाते हैं उतनी ही वेरिएशन भी क्या आती जाती है, ज्यादा होती जाती है, जिससे स्पीशी का जो साइज है वो इंक्रीज करता है और इसके साथ साथ क्या होता है वेरिएशन भी इंक्रीज कर जाती है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक वेरिएशन arises by gene and chromosome mutation in the individual। मैंने बात की थी कि वेरिएशन आती कैसे है,
हम कह रहे हैं ना कि वेरिएशन आती है एनवायरमेंटल पैरामीटर्स की वजह से। वो वेरिएशन कैसे आती है? ड्यू टू म्यूटेशन। एक तो क्रॉसिंग ओवर, मैंने बताया कि क्रॉसिंग ओवर के थ्रू आती है वेरिएशन, और दूसरी म्यूटेशन। म्यूटेशन आपको पता है कि ये सडन हेरिटेबल चेंज इन दी डीएनए जो है, इसको हम कहते हैं म्यूटेशन, और म्यूटेशन की वजह से भी चेंजेस आती हैं, वेरिएशन आती है। Genetic variation arises by gene and chromosome mutation in individuals and in sexually reproducing organisms, and it is spread in the population by recombination of genetic materials during cell division after sexual reproduction. इन इसके अंदर दो सोर्सेज ऑफ वेरिएशन बताए गए हैं, एक है म्यूटेशन की वजह से, और वो म्यूटेशन की जो सोर्सेज हैं कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। म्यूटेशन आपको पता है क्यों क्यों हो सकती है, ये जो है इसके अंदर किसी ड्रग का साइड इफेक्ट हो सकता है, उस वजह से म्यूटेशन हो सकती है। ये जो म्यूटेशन है, ये कोई अच्छी या बुरी खबर सुन के जो लोग बर्दाश्त नहीं करते, उनके अंदर भी म्यूटेशन जो है वो हो सकती है। तो म्यूटेशन के जो है ना बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। आर्टिफिशियल भी म्यूटेशन को इंड्यूस करवाया जा सकता है, जैसे गैमा रेज के जरिए, बीटा रेज के जरिए म्यूटेशन जो है वो इंड्यूस करवाई जा सकती है। दूसरा जो है ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, ये जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर जो रिकम्बिनेशन है वो ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर होता है। तो यहाँ पे दो सोर्सेज है वो बताए गए हैं कि इसमें मियोसिस के थ्रू जो क्रॉसिंग ओवर होती है उसके थ्रू वेरिएशन आती है, और दूसरा इसमें किस तरह आती है, म्यूटेशन की वजह से। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप नेक्स्ट स्लाइड में इसको आप देख सकेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ पे दिखाई गई है। देखें कितने ज्यादा ह्यूमंस हैं वो दिखाए गए हैं, सब आपको एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस इन शेप है, ये जो इनकी फिनोटाइप के अंदर डिफरेंस है, ये ड्यू टू देयर जीन्स। इनकी जो जेनेटिक मेकअप है वो सबका एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। और इसके साथ सिर्फ जीन का क्या लें इफेक्ट नहीं है, बल्कि जीन के साथ साथ भी इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट है कि कौन से जो लोग हैं किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये दोनों चीजें मिलेंगी तो फिर फिनोटाइप बनती है। यानी फिनोटाइप के अंदर जीनोटाइप भी आती है और इन्वायरमेंट भी आता है। तो ये जो दोनों है इन्वायरमेंट प्लस जीनोटाइप मिलते हैं तो फिर फिनोटाइप बनती है। तो ये जो आप जेनेटिक डाइवर्सिटी देख रहे हैं, ये है ड्यू टू जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट, दोनों की वजह से ये अराइज हुई है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जी जेनेटिक डाइवर्सिटी की? इट हेल्प्स इन स्पेशिएशन और इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। कि ये जो वेरिएशन आती है, जेनेटिक वेरिएशन आती है, इसकी वजह से न्यू स्पीशीज बनती हैं। ये नीचे यहाँ दिखाई भी गई हैं जो न्यू स्पीशीज इवॉल्व हुई हैं। और इट इज यूजफुल इन द अडेप्टेशन टू चेंजेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपको पता है कि जैसे जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा होते जाते हैं, उनके अंदर जो जीन होते हैं उसके रिकम्बिनेशन भी क्या होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। ये जो मेंडल के लॉज आपने पढ़े हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें जब सेग्रीगेशन होती है जीन, जब वो रिकम्बाइन होते हैं तो उनके अंदर न्यू रिकम्बिनेशन बनते हैं। और वो इस तरह से जीन कम्बिनेशन बनते हैं कि जो इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में भी वो जो ऑर्गेनिज्म है वो रह रहा है, अब क्या होगा उसके अंदर वही जीन जो है वो एक्टिव होंगे जिस तरह के वो इन्वायरमेंट में इंडिविजुअल है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कि जो सर्द इलाकों में लोग रहते हैं उनके अंदर जो जीन है वो गर्मी वाले भी हैं, जो गर्मी को बर्दाश्त करने वाले जीन है उनके अंदर वो वाले भी हैं, लेकिन एक्टिव कौन से होंगे, स्विच ऑन कौन से होंगे, वो वाले जो सर्दी को बर्दाश्त करने वाले। तो ये जो दूसरा पॉइंट है ये बता रहा है कि जो जीन के अंदर वेरिएशन आती है, एक तो इससे नई स्पीशीज बनती हैं, दूसरा ये इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने के अंदर हेल्प करते हैं। तीसरा पॉइंट जो है इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर के अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज देखी जाती है वो वेरिएशन है, कि जब तक वेरिएशन नहीं होगी तब तक कोई नई वैरायटी जो वो डेवलप नहीं हो सकती। ये कह लें ब्रीडिंग के लिए जो न्यू सीड बनते हैं, जो न्यू वैराइटीज क्रॉप की डेवलपमेंट होती है, उनकी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि उसके अंदर वेरिएशन है या नहीं। अगर जेनेटिक वेरिएशन होगी तो फिर ही नया जो वैरायटी है वो बन सकेगी, वरना न्यू वैरायटी जो है उसको हम नहीं बना सकते। क्योंकि अगर है ही सारे एक जैसे, सेम लेवल है, सबका जेनेटिक मेकअप सेम है, तो फिर किसको क्रॉस करवाना है? क्रॉसिंग तब भी करवाते हैं कि जब एक का जेनेटिक मेकअप अच्छा होता है, एक का जेनेटिक थोड़ा सा बैड होता है, तो हम उससे बेहतर लेके आना चाह रहे होते हैं जेनेटिक मेकअप, तो उन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो फिर न्यू जेनेटिक मेकअप आएगा। अगर है ही सबका सेम जेनेटिक मेकअप है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो फिर न्यू जो वैरायटी है, न्यू जो स्पीशी है वो इवॉल्व नहीं हो सकती।
इसी के अंदर एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं जी, व्हाई प्रिवेंट द लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है जो लूज हो रही है, ये हमें इसकी योकैलिटी या पेरेंट नहीं होता कि जैसे इसकी छोटी सी मिसाल ये ले लें कि जैसे कोई इंडिविजुअल किसी की डेथ हो जाती है, अब जिस इंडिविजुअल की डेथ हो गई है, जिस प्लांट की डेथ हो गई है, उसकी जो जीन्स सारे के सारे उसके साथ ही क्या हो गए, खत्म हो गए। तो ये है लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो अब इसको रोकना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो कुछ ऐसी इंडिविजुअल होते हैं कि उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो इन्वायरमेंट के हवाले से बहुत बेहतर होता है। तो फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं कि उनका क्रॉस करवा के उनके कोई ना कोई ऑफस्प्रिंग जो है उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है, ताकि अगर वो इंडिविजुअल खत्म हो जाए तो उसके जो जीन है वो बाकी रहे। जो डिजायरेबल जीन्स होते हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। तो स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसके लॉस को जो वो रोका जाए। द लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इज डिफिकल्ट टू सी और मेजर, यानी इसको हम देख नहीं सकते कि कौन कौन से जीन जो है वो जा रहे हैं, कौन से नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ना ही मेजर किया जा सकता कि ज्यादा लॉस हो रहा है जीन का या कम लॉस हो रहा है, क्योंकि जो इंडिविजुअल है उसके जब तक हम कंप्लीट स्टडी नहीं करेंगे हमें नहीं पता कि उसके अंदर कौन कौन से अच्छे जीन हैं, कौन से जो है वो नेगेटिव वाले जीन हैं, डिजायरेबल जीन कितने हैं, अनडिजायरेबल कितने हैं। तो जब कोई इंडिविजुअल किसी की डेथ हो जाएगी उसके साथ उसके जीन भी क्या हो जाएंगे, उसमें से खत्म हो जाएंगे। This loss reduces the species ability to perform its inherent role in whole ecosystem। जब किसी के जीन जो है नंबर ऑफ जीन्स कम हो जाएंगे, अब उसकी जो स्पीशीज के इंडिविजुअल हैं उनके लिए उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना, उसके अंदर रहना जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। एक्सटिंक्शन इज नॉट ओनली द लॉस ऑफ होल स्पीशीज बट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन द स्पीशीज। कहते ये हम नहीं कह सकते, हम ये नहीं कहते कि एक स्पीशीज कंप्लीट खत्म होगी तो फिर लॉस होगा, नहीं, बल्कि अगर कोई एक इंडिविजुअल भी जाता है तो उससे भी क्या होता है, लॉस होता है। स्पीशीज का सर्वाइवल तो इफेक्ट नहीं होता एक इंडिविजुअल के जाने से, लेकिन जो जीन का लॉस है वो जरूर होता है इसमें। Furthermore, the loss of genetic diversity within species can result in the loss of useful and undesirable traits। कि कहता है एक स्पीशीज के अंदर जो इंडिविजुअल जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, उसका नुकसान क्या होता है कि जो यूजफुल और डिजायरेबल जीन होते हैं वो भी उसके साथ साथ क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। Reduced diversity may eliminate options to use untapped resources for food production, industry and medicine। कहता है ये जो डाइवर्सिटी जो है अगर ये कम हो जाए तो इससे क्या हो सकता है कि जो हम अनटैप्ड रिसोर्स होते हैं जो अभी तक जिसको यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है, फूड प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्री के लिए और मेडिसिन के लिए, तो अगर वो जीन फॉर एग्जांपल एक हीट रेजिस्टेंट प्लांट है, उसके अंदर वो जीन है, हीट रेजिस्टेंस वाला जीन है, तो हमने अभी उसकी क्रॉसिंग करवा के उससे न्यू जनरेशन तैयार नहीं करवाई तो वो पौधा पहले ही खत्म हो गया। तो अगर वो पौधा खत्म हो गया तो अब हमारे पास वो ऑप्शन क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अब हम हीट रेजिस्टेंट जो जीन है वो आगे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा अगर किसी को क्वेश्चन है अपना हैंड रेज कर ले तो मैं बता देता हूँ, वरना फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक इसी से रिलेटेड है। ये आपको दिखाई गई जेनेटिक डाइवर्सिटी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फ्रूट के अंदर दिखाई गई है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर। तो डिफरेंस ये जो है ये ड्यू टू वेरिएशन होता है, ये जेनेटिक वेरिएशन की वजह से डिफरेंट तरह के जो फ्रूट्स हैं, डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं वो बनाए गए हैं। दूसरा जो बेटा इसकी टाइप है वो है स्पीशीज डाइवर्सिटी। जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है ये इसको हम एक अब बात कर रहे हैं स्पीशीज लेवल के ऊपर, इसके अंदर जो है वो कौन कौन सी जो वेरिएशन है वो पाई जाती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। Species diversity is defined as number of species and abundance of each species that live in a particular location। एक खास एरिया के अंदर, एक खास लोकेशन के अंदर जो नंबर ऑफ स्पीशीज पाया जाता है और उसकी अबंडेंस जो है उसको जब हम स्टडी करेंगे उससे हम कहेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी। जैसे हम बात कर लेते हैं जी लाहौर की, कि लाहौर के अंदर जो है
कितनी तरह के जो स्पीशीज हैं वो पाई जाती हैं, यानी ह्यूमन की जो स्पीशी है वो कितने तरह के लोग वहाँ पाए जा रहे हैं, एनिमल की कौन कौन सी स्पीशीज है, प्लांट की कौन कौन सी स्पीशीज है। तो ये हम स्पीशीज देख रहे हैं कि एक जो पर्टिकुलर लोकेशन है उसके अंदर जो है कौन कौन सी स्पीशीज हैं, उनका नंबर कितना है और उनकी अबंडेंस, यानी स्पीशीज ह्यूमन ज्यादा है या प्लांट्स ज्यादा है, एनिमल ज्यादा है या जो है वो क्या ले प्लांट का नंबर ज्यादा है, कौन सी स्पीशीज ज्यादा है। तो जब हम स्पीशीज के ऊपर ये स्टडी करेंगे किसी एक खास एरिया के अंदर तो वो कहलाएगी स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है इसके अंदर एक और टर्म है स्पीशीज रिचनेस। ये क्या है कि नंबर ऑफ स्पीशीज दैट लिव इन सर्टेन लोकेशन इज कॉल्ड स्पीशीज रिचनेस। कि एक लोकेशन के ऊपर, एक जगह के ऊपर जो किसी स्पीशीज की तादाद होती है उसको उसकी कहते हैं रिचनेस। यहाँ एग्जांपल दी गई है कि मैं द स्पीशीज रिचनेस ऑफ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट के अंदर आपको 20 बर्ड की स्पीशीज मिलती हैं, 50 प्लांट स्पीशीज हैं और 10 जो है मैमल स्पीशीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्लांट की स्पीशीज है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे जो स्पीशीज रिचनेस है वो पौधों की ज्यादा है फॉरेस्ट के अंदर। इसी तरह हम किसी शहर की बात करेंगे तो वहां पे जो प्लांट की स्पीशी होगी वो कम होगी, उससे ज्यादा एनिमल की होंगी और उससे ज्यादा भी क्या होंगी वो जो है ह्यूमंस की स्पीशीज ज्यादा होंगी। तो वहां पे जो स्पीशीज रिचनेस है वो किसकी होगी, ह्यूमन की ज्यादा होगी। Richness of a species tells about the extent of biodiversity of a site and provides means for comparing different sites। कहते हैं जो स्पीशीज रिचनेस है ना, इसके जरिए हम मुख्तलिफ जो हैं एरियाज को, मुख्तलिफ लोकेशन को कंपेयर कर सकते हैं कि किस लोकेशन के ऊपर जो है नंबर ऑफ स्पीशीज है वो ज्यादा है और किस लोकेशन के अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज है वो कम है। और अगर हम देखेंगे कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं, किस फॉरेस्ट के अंदर नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा है और किस फॉरेस्ट के अंदर नंबर ऑफ जो प्लांट है वो कम है। अगर हम सिटीज की बात करते हैं तो देखेंगे कौन से शहर के अंदर जो है पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है और कौन से जो है उनके अंदर कम है। तो ये जो हम कंपैरिजन है ये कर सकते हैं बाय स्पीशीज डाइवर्सिटी या स्पीशीज रिचनेस को स्टडी करके। स्पीशीज रिचनेस डिपेंड्स लार्जली ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये डिपेंड करता है कि ये वो जो स्पीशीज हैं किस तरह के क्लाइमेट में रह रही है। इसका इफेक्ट कैसे होता है कि वो वाले स्पीशीज जो इन्वायरमेंट, जिनका जेनेटिक मेकअप जो है वो अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट होता है, वो फेवर करता है कि वो वाली जो स्पीशीज हैं वो ज्यादा ग्रो करेंगी, वहां पे उनकी जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो ज्यादा होंगे, वो वाले स्पीशीज जिनका जेनेटिक मेकअप अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट होगा। और जिनका जो जेनेटिक मेकअप है वो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनके मुताबिक नहीं होगा, उसको क्या होगा कि उनका जो नंबर ऑफ स्पीशी होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी स्पीशीज रिचनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहता है व्हेन अ स्पीशीज इज कन्फाइंड एंटायरली टू अ पर्टिकुलर एरिया इट इज टर्म्ड एज एंडेमिक स्पीशीज। ये कोई ऐसी स्पीशी है वो सिर्फ और सिर्फ ना, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल आपको देता हूँ कि एक है प्लांट शुगर केन, आपको पता है ये गन्ना जो है इसकी जो है ना फ्लावरिंग वो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही एरिया आई थिंक मरी के करीब, जहाँ पे ना इसको टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए -40, वहां पे इसकी फ्लावरिंग होती है, सिर्फ वही एक एरिया। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी इसकी ना फ्लावरिंग नहीं होती, इसलिए इसके सेटल लगाते हैं, गन्ने को काट के लगाया जाता है। तो वो जो फ्लावरिंग का एक एरिया ना, जिस एक खास एरिया नहीं हो सकती और कहीं नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे कि ये जो स्पीशी है वहां पे ये, इसको हम कहेंगे ये एंडेमिक स्पीशी है। तो अगर उसकी आप फ्लावरिंग देखना चाहते हैं तो सिर्फ आपको कहाँ मिलेंगे, वो जो खास एरिया है जहाँ पे वो टेम्परेचर जो है नेचुरली मेंटेन रहता है। तो कोई भी स्पीशी जो सिर्फ एक ही खास एरिया के अंदर पाई जाती है और बाकी जगहों पर नहीं पाई जाती, वो कहलाती है एंडेमिक स्पीशी। तो इसके पीछे भी जो रोल होगा वो क्लाइमेटिक कंडीशन का होगा कि उसके अंदर वो वाले जीन्स नहीं है जो दूसरे इन्वायरमेंट कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि हाउ मेनी स्पीशीज डू यू थिंक लिव ऑन अर्थ। इसी की एक्सप्लेनेशन है, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 1.8 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज क्लासिफाइड ऑन अर्थ।
यानी 1.8 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज जो है इनको क्लासीफाई किया जा चुके अब तक। हमें जो मालूम है वो 2.5 है, और उसमें से जो क्लासीफाई हो चुके हैं वो 1.8, और उसमें से भी जो 1 मिलियन है वो सिर्फ क्या है, इंसेक्ट है। न्यू स्पीशीज आर बीइंग डिस्कवर्ड ईच ईयर, तो हर साल ये हो रही है। टोटल जो स्पीशीज आपको पता है ये 5 से लेकर 30 मिलियन पाई जाती है अर्थ के ऊपर, और तकरीबन हर साल 13,000 जो न्यू स्पीशीज उनको ऐड कर दिया जाता है, ये जो हमारा नंबर है उसके अंदर। तो ये जो सारी डाटा है जस्ट कि हमने कितना अभी तक जो है वो डिस्कवर कर लिया है, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, जस्ट आप इसकी रीडिंग कर लीजिएगा। तो जो मेन इसका था कि स्पीशीज की डाइवर्सिटी क्या होती है, कि हम स्पीशीज लेवल के ऊपर देखते हैं कि एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जो स्पीशी है उसका नंबर कितना है, और फिर उसकी दूसरी चीज अबंडेंस कितनी है, ठीक है। तो वो जो उसकी अबंडेंस है उसको स्पीशीज रिचनेस भी कहते हैं, जो कि किस चीज पर डिपेंड करती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। ये यहाँ पे आप स्पीशीज डाइवर्सिटी देख सकते हैं, मुख्तलिफ तरह की जो स्पीशीज हैं ये आपको दिखाई गई हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है, स्पीशीज डाइवर्सिटी को क्यों हम स्टडी करते हैं? देयर आर नंबरियस रीजंस why species diversity is essential. Each species has a role in ecosystem. For example, bees are primary pollinator. कहता है ये जो स्पीशीज होती हैं इसकी डाइवर्सिटी को इसलिए जरूरी है स्टडी करना कि हर स्पीशी का एक स्पेसिफिक रोल है इकोसिस्टम के अंदर। हर स्पीशी प्रॉपर रोल जो है एक स्पेसिफिक रोल प्ले कर रही होती है, और अगर वो नहीं होगी तो बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल उसने दी है कि ये प्राइमरी पोलिनेटर है बीज, यानी आपको पता है ये जो शहद की मक्खियां हनी इकट्ठा करती हैं, नेक्टर लेके आती हैं फूलों से, तो ये पोलिनेशन के अंदर हेल्प करती हैं। तो अगर सोचें जरा कि ये अगर ना हो, यानी अगर ये बीज ही ना हो तो ये क्या हो सकता है, अगर ये नहीं होंगी तो पोलिनेशन नहीं होगी, ठीक है। अगर पोलिनेशन नहीं होगी तो कोई भी जो है क्या ले फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकेगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो कोई भी फल जो है वो नहीं बन सकेगा। तो इसका जो अल्टीमेट है बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो हर स्पीशी का एक स्पेसिफिक रोल है इकोसिस्टम के अंदर, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है कि उसकी जो है डाइवर्सिटी को स्टडी किया जाए। Various species provide us not only with food but also contribute to clean water, breathable air, fertile soils। इसके एडवांटेजेस बताए गए कि ये स्पीशीज क्या क्या करती हैं, मुख्तलिफ स्पीशीज का मुख्तलिफ रोल है। फर्टाइल सॉइल, कुछ ऐसी स्पीशीज जो फर्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं, जैसे अर्थवर्म आपने पढ़ा वो फर्टाइल सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। जैसे क्लीन वाटर के लिए ये आपने एलजी का रोल पढ़ा होगा, ये वाटर क्लीनिंग के अंदर यूज किया जाता है इसको। इसी तरह ये जो है क्लाइमेट स्टेबिलिटी, पोल्यूशन एब्जॉर्प्शन, बायो रेमेडिएशन है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स के तौर पर हम यूज करते हैं प्लांट के स्पीशीज को, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस आउटब्रेक के लिए, मेडिसिनल रिसोर्सेज। यानी जितनी भी स्पीशीज इस अर्थ के ऊपर पाई जाती हैं, हर स्पीशी की कोई ना कोई जो होती है स्पेसिफिक जो रोल वो प्ले कर रही होती है, और इस वजह से ये जरूरी है कि हम स्पीशीज डाइवर्सिटी को स्टडी करें। ये थर्ड लेवल पे आ गया इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी। तो नेक्स्ट हम लेवल स्टडी कर रहे हैं इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम और जो कम्युनिटी डाइवर्सिटी है इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ इकोसिस्टम फाउंड इन अनसर्टेन एरिया, कि किसी एक एरिया के अंदर यूं कह लें कि हम यहाँ पे बायोम स्टडी करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि बायोम के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो इकोसिस्टम आते हैं, इसको हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। कम्युनिटी डाइवर्सिटी इसलिए कहा है कि आपको पता है जो कम्युनिटी होती है उसके अंदर मुख्तलिफ पॉपुलेशन जो वो मिलती है, डिफरेंट पॉपुलेशन के मिलने से कम्युनिटी, और फिर कम्युनिटीज मिलती हैं तो क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। तो जब हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो अब हमने क्या देखना है कि एक बायोम के अंदर कौन कौन से जो है वो क्या कहते हैं इकोसिस्टम आते हैं। जैसे ये कैलिफोर्निया की एग्जांपल दी गई है, इट इंक्लूड टेम्परेट फॉरेस्ट, प्रेरीज हैं, डेजर्ट्स हैं, टेम्परेट लेक्स हैं, केल्प फॉरेस्ट हैं। तो ये सारे के सारे डिफरेंट इकोसिस्टम है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट इकोसिस्टम एक सिर्फ कैलिफोर्निया में पाए जा रहे हैं, तो ये वहाँ की इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है कि कैलिफोर्निया के अंदर ये वाले जो है वो इकोसिस्टम पाए जाते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, टंड्रा इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है,
इसके अंदर जो है ये टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये सारे जो है इकोसिस्टम, ये पाकिस्तान की क्या होगी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इसके अंदर हमने क्या देखना है कि इकोसिस्टम के अंदर फिर और पैरामीटर आ जाते हैं। जैसे हम देखेंगे कि हर इकोसिस्टम जो होगा उसका एक स्पेसिफिक रोल होगा जो वहाँ पे प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो रोल ऑफ इंडिविजुअल होता है इसको हम इकोलॉजिकल निश भी कहते हैं। इकोलॉजिकल निश क्या है कि किसी भी एक इंडिविजुअल, अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं तो एक इंडिविजुअल का क्या रोल है उसके इकोसिस्टम के अंदर, हैबिटेट के अंदर। अगर हम स्पीशीज की बात करेंगे तो देखेंगे एक स्पीशी का क्या रोल है उसके इकोसिस्टम के अंदर। और अगर हम बात करेंगे उसकी ये इकोसिस्टम की, तो हम उसको कहेंगे ये उसकी है कि कौन कौन से इकोसिस्टम कौन सा जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं। तो उसकी इकोलॉजिकल निश, ये मुख्तलिफ लेवल पे उसको डिफाइन किया जा सकता है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज ड्यू टू डाइवर्सिटी ऑफ निशेस, trophical levels and ecological processes like nutrient cycling, food webs, energy flow, role of dominant species। तो यहाँ पे ये एक ना बहुत बड़ी ये एग्जांपल आपको दी जा रही है जिसमें ये निश का मैंने बताया ना कि रोल है। ट्रॉफिक लेवल आपने पढ़ा, कुछ होते हैं प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, ये जो फूड चेन के अंदर आपने पढ़े होंगे, एक T1 फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, फिर थर्ड सेकंड ट्रॉफिक लेवल, फिर आता है उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी तक जाते हैं, ठीक है ना। तो हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जो आपको डिफरेंट तरह के जो और एनिमल्स मिलेंगे और वो वहाँ पे प्लांट भी डिफरेंट होंगे। तो जो ट्रॉफिक लेवल है ये शुरू होते हैं प्लांट से और ये खत्म होते हैं जाके क्वार्टरनरी जो होते हैं, क्या कहते हैं लेवल, उसमें अंदर आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स या क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स आते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल जो इकोलॉजिकल प्रोसेस की बात किया है तो उसमें क्या है, ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, जैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में आप नाइट्रोजन साइकिल की बात कर लें तो उसमें आपको देखें, एक तो सबसे पहले उसका रोल आ जाएगा इंडस्ट्री का, वहां से न्यूट्रिएंट प्रिपेयर होता है। फिर जो हमारी एटमॉस्फेयर है वहां पे ये जो है लाइटनिंग जब होती है उससे नाइट्रोजन जो है वो बनती है। फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का इसके अंदर रोल है। तो वो ये इसमें आपको बताना चाह रहा है कि जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है उसके अंदर डाइवर्सिटी कैसे आती है इकोसिस्टम के अंदर। ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। इस रोल की वजह से क्या होती है, इकोसिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा जो होती है वो डाइवर्सिटी पाई जाती है। एनर्जी फ्लो है, यानी कुछ ज्यादा एनर्जी यूज करने वाले होंगे और कुछ कम एनर्जी को यूज करने वाले होंगे। फिर कुछ डोमिनेंट स्पीशीज होंगी, कुछ रिसेसिव होंगी, यानी जो पावरफुल स्पीशीज होती हैं जिनके जेनेटिक मेकअप ज्यादा मजबूत होते हैं, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट होते हैं, उनकी वहां पे ग्रोथ ज्यादा होगी। जिन स्पीशीज का जेनेटिक मेकअप वीक होगा उनकी जो ग्रोथ है वहां पे क्या होगी, कम। तो ये वेरिएशन आएगी, ठीक है। अगर फूड वेब की बात कर लें तो उसके अंदर बहुत सारी फूड चेन है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जितने भी मैकेनिज्म यहाँ बयान किए गए हैं सब के अंदर वो ये बताना चाह रहा है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी स्पीशीज है वो इन्वॉल्व है और हर एक का अपना अपना एक रोल है। तो इस सारे रोल की वजह से क्या है, इकोसिस्टम के अंदर क्या जाती है, डाइवर्सिटी आती है। Such type of diversity can generate more productive and stable ecosystems or communities capable of tolerating various types of stresses। तो कहता है एक इकोसिस्टम के अंदर जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी, जितनी ज्यादा उसके अंदर वो पॉपुलेशन होंगी, तो हर एक का अपना अपना रोल होगा, वहां पे एक मोर स्टेबल जो है वो इकोसिस्टम बन जाएगा। रियल लाइफ से एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक गांव और एक शहर को देख लें, ठीक है। अब एक जो गांव है ना, वहां पे हो सकता है कि एक गांव के अंदर शायद ही कोई एक जो है वो बंदा किसी हाईएस्ट पोस्ट के ऊपर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एक गांव के अंदर ना एक डिप्टी कमिश्नर है जो गांव से ताल्लुक रखता है, ठीक है। अब उस गांव के जितने भी मसाइल होंगे वो हल करवाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम शहर की बात करते हैं तो एक शहर में आपको डिप्टी कमिश्नर भी मिलता है, उसके अंदर एमएनएस भी आपको मिलते हैं, एमपीएस मिलते हैं, ठीक है। उसी के अंदर आपको हर तरह की जो सहूलत है, यानी जितने भी शोबे हैं इंसानों से रिलेटेड वो सारी की सारी फैसिलिटीज शहर में आपको मिल रही है। तो ये जो सारे, जैसे मैं अगर बात करता हूँ एक एक शोबे की, फूड वाले हैं, ठीक, फूड अथॉरिटी है इसमें, इसके अंदर फॉरेस्ट्री वाले भी हैं, इसके अंदर लाइफ स्टॉक वाले भी हैं, इसके अंदर जो है पुलिस वाले भी हैं। तो ये सारे जितने भी शोबे हैं
इन हर एक का रोल है। तो इस रोल की वजह से क्या है, जो सिटीज होते हैं ये मोस्ट स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द विलेजेस। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हर जो एक स्पीशी है, हर एक कह लें जो भी ऑर्गेनिज्म है, ये रोल प्ले करता है इन द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। ये यहाँ पे मुख्तलिफ जो है इकोसिस्टम दिखाए गए हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम है, कोरल रीफ है जो समंदर के अंदर पाया जाता है, टंड्रा इकोसिस्टम दिखाया हुआ यहाँ पे, ये प्रेरिस दिखाई गई है। प्रेरिस होती हैं ऐसा इकोसिस्टम है जिसके अंदर जो है ना नॉन वुडी प्लांट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर जो वुडी प्लांट्स है वो नहीं होते, इसको प्रेरी कहते हैं। और जिसमें वुडी होते हैं उनको सवाना कहते हैं। ये डिफरेंस देख लीजिएगा, प्रेरी एंड सवाना। अब ये जो कम्युनिटी डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसके 3 सब टाइप्स है, ठीक है। एक अल्फा डाइवर्सिटी है, एक बीटा डाइवर्सिटी है, और एक क्या है, गैमा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी, गैमा डाइवर्सिटी एंड बीटा डाइवर्सिटी। सिस्टम वो स्टेबल होता है। तो अब ये जो स्टडी है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की, इसको 3 लेवल्स के ऊपर डिस्कस किया जा सकता है। एक है अल्फा डाइवर्सिटी, एक है बीटा डाइवर्सिटी और एक है गैमा डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का हम समझ चुके हैं कि डाइवर्सिटी जो है इसको वेरिएशन क्या लें। ये जो वेरिएशन है ये स्पीशी के नंबर के अंदर और उसकी काइंड के अंदर, उसकी वैरायटी के अंदर जो वेरिएशन है उसको स्टडी करना है। तो अगर हम किसी एक खास एरिया को स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हम देखते हैं कि जो भावनगर का एरिया है उसके अंदर कौन कौन से जो प्लांट्स है पाए जाते हैं, उसमें जो ह्यूमन की पॉपुलेशन कितनी है, उसके अंदर जो है एनिमल कितनी टाइप के हैं। तो ये जो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया को डिस्कस किया जा रहा है, उसकी जो डाइवर्सिटी होगी उसको हम कहेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। इट रिफर्स टू दी अल्फा डाइवर्सिटी refers to the average species diversity in a habitat or specific area। किसी खास एरिया के अंदर वो जो स्पीशी है वो किस तरह से पाई जाती है, उसका नंबर वहां पे कितना है, और जो है उसका स्पीशी की वैरायटी कितनी है वहां पे। बीटा डाइवर्सिटी क्या है कि आप दो जो है एरिया उसको स्टडी कर रहे हैं, जैसे आरिफ वाला की हम कर लेते हैं साथ स्टडी डाइवर्सिटी। अब जब मैं सिर्फ आरफ वाला की जो डाइवर्सिटी है उसको स्टडी करूंगा तो ये होगी अल्फा डाइवर्सिटी। जब भावनगर की करेंगे तो तब भी क्या होगी, अल्फा डाइवर्सिटी। अगर इन दोनों की रेशियो ले लें, इनकी क्या हम कर लें, रेशियो ले लें, तो फिर ये हमारे पास आ जाएगी बीटा डाइवर्सिटी। तो बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है कि जो दो रीजन के दरमियान हम वेरिएशन देख रहे हैं कि वो किस तरह से है, कहाँ पे जो वेरिएशन है वो ज्यादा है, कहाँ पे वेरिएशन कम है, या किस तरह से ये जो है ये स्पीशीज यहाँ पे पाई जा रही है, तो ये हो जाएगी बीटा डाइवर्सिटी। और अगर हम दोनों को कंबाइन कर लें, टोटल डाइवर्सिटी हम स्टडी करें कि टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन दोनों शहरों में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लांट जो दोनों में कितने हैं, तो ये आ जाएगी गैमा डाइवर्सिटी। मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अल्फा डाइवर्सिटी क्या है कि किसी खास स्पेसिफिक जो एरिया है, बिल्कुल पर्टिकुलर एरिया हैबिटेट के अंदर हम जब स्पीशीज डाइवर्सिटी को स्टडी करेंगे तो वो होगी अल्फा डाइवर्सिटी। तो जब हम दो डिफरेंट जो एरियाज हैं उनकी रेशियो, उनकी जो स्पीशीज की रेशियो है उसको लेंगे तो वो हो जाएगी बीटा डाइवर्सिटी। और जब हम ये देखेंगे कि ये टोटल जो दोनों साइड्स हैं या जितनी भी साइड्स आप स्टडी कर रहे हैं उनके अंदर टोटल डाइवर्सिटी जो है वो कितनी है, तो वो होगी गैमा डाइवर्सिटी। अल्फा और बीटा को जमा कर ले तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल डाइवर्सिटी आ जाएगी। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसकी टाइप्स। बेटा यहाँ तक अगर किसी कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछे। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक होगा इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वो हम शुरू करते हैं। जी महमूद पूछे क्वेश्चन। ये पूछना था कि गैमा डाइवर्सिटी के एक्सप्लेनेशन की एग्जांपल कोई। दोबारा बताइएगा, आपने ना शोर बहुत आ रहा था उसमें।
महनूर दोबारा पूछिएगा। सर ये पूछना था कि गैमा डाइवर्सिटी की एक्सप्लेनेशन क्या है, अगर हम इसे आम वर्ड्स में पूछें तो, और इसकी कोई एग्जांपल अगर हो तो। गैमा डाइवर्सिटी ये है कि हम कहते हैं कि जो टोटल डाइवर्सिटी है ऑन ए लैंडस्केप, लैंडस्केप का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी ये जो है, हम कहते हैं कि एक प्रोविंस की बात कर लेते हैं, ठीक, कि पंजाब के अंदर जो है ना कितनी तरह के एनिमल हैं, कितनी तरह के यहाँ प्लांट्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी स्पीशीज की पाई जाती हैं, तो ये होगी इसकी टोटल डाइवर्सिटी, जिसको हम कहेंगे गैमा डाइवर्सिटी। क्लियर? यस सर, थैंक यू। ये एक बड़े लेवल के ऊपर ये स्टडी है गैमा डाइवर्सिटी, और अल्फा बिल्कुल लोकल लेवल के ऊपर है, और बीटा किसी भी दो एरिया के दरमियान रेशियो है, और टोटल जो है वो गैमा डाइवर्सिटी कहलाती है। क्लियर हो गया? यस सर। ओके जी। और बेटा किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हम फिर नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है, इसको आप डिटेल से आप देखते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो है इसको स्टडी करने का बेटा ये फायदा है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है इससे हमें बहुत ज़्यादा जो है वो फायदे हासिल होते हैं, एडवांटेजेस मिलते हैं। इस वजह से हम बायोडाइवर्सिटी को जो है स्टडी करते हैं। उसमें ये कुछ यहाँ पे मेंशन है, जैसे कंजप्टिव वैल्यू बताई गई है कि जो बायोडाइवर्सिटी है इसको स्टडी करने का ये फायदा है कि हमें जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा फायदे हासिल होते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, फ्यूल वुड हासिल करते हैं, लीव्स को यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए। फॉरेस्ट के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे लकड़ी वो जो है फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इसके अलावा भी आप देखें जो दूसरी स्पीशीज़ हैं, तो हर स्पीशीज का कोई ना कोई क्या होता है, बेनिफिट होता है। जैसे ये जो हनी बीज हैं, ये क्या बनाती हैं हमारे लिए, शहद बनाती हैं, हनी बनाती हैं। तो हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है इसके जो सबसे पहला के लिए एडवांटेज है इसको स्टडी करने का, इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों स्टडी इसको करते हैं, कि हमें पता चल सके कि कौन कौन सी स्पीशीज है जो हमारे लिए फायदेमंद है और कौन कौन से जो नुकसान है। उस हवाले से फिर आगे हमारी नेक्स्ट जो वो प्लानिंग होगी। नेक्स्ट है सोशल वैल्यू, कि ये सोशल वैल्यू जो है उसको भी बढ़ाती है। अब ये सोशल वैल्यू क्या है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द सोशल लाइफ ऑफ कंट्री, पॉसिबली थ्रू इन्फ्लुएंस द इकोसिस्टम फंक्शंस। कहता है ये जो कोई भी चीज़ की डाइवर्सिटी, हम कहते हैं किसी स्पीशी का किसी जगह से ख़त्म हो जाना जो है वो पूरे कंट्री को अफेक्ट करता है, उसकी सोशल जो लाइफ है उसको इफेक्ट करता है। और इसमें मैं एग्जांपल आपको ये देता हूँ, ये जो आजकल हमारा प्रेजेंट इशू चल रहा है कोरोना का, कि कोरोना की वजह से क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो ह्यूमंस की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो डेथ रेट है वो दिन दिन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस वजह से देखिए कितना बड़ा सोशल इम्पैक्ट आया है कि सारे के सारे अदारे बंद हो गए हैं, एवं के जो फजाई राब्ते थे वो मुनक़ता हो गए हैं। तो जो सोशल लाइफ है ये इफेक्ट होती है ड्यू टू चेंज इन बायोडाइवर्सिटी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम स्टडी करें कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसमें इफेक्ट करते हैं, ताकि उनको हम आगे चल के अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व कर सकें। इसका इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है, इसके ऊपर पहले ही बात हुई है, दोबारा इसको देख लेते हैं कि हर स्पीशी जो होती है ये एक स्पेसिफिक रोल प्ले करती है इकोसिस्टम के अंदर। इस वजह से क्या है वो ये स्टेबिलिटी देती है इकोसिस्टम। इस एग्जांपल आपको दी थी हनी बी की, कि जैसे अगर हनी बीज की सिर्फ एग्जांपल ले लें तो वो ना सिर्फ हनी कलेक्ट करती हैं बल्कि वो पोलिनेशन के अंदर हेल्प करती हैं। अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए बिल्कुल इन्वायरमेंट से तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो हर स्पीशी जो है उसका रोल है कहाँ पे, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के अंदर।
नेक्स्ट है इथिकल वैल्यू। ये जो इथिकल वैल्यूज हैं उनके अंदर भी हमें बायो स्टडी को लाजमी उसको मद्देनजर रखना चाहिए। देखते हुए इथिकल वैल्यूज को किस तरह हम देखते हैं कि हमने जिस भी स्पीशी को देखना है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई स्पीशी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, इसकी मिसाल हम ले लेते हैं। ये GMOs आपने सुना होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है, क्रॉप्स जो है, ये लॉन्च की गई थी 2-3 साल पहले। तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हमने बनाई प्लांट्स, तो उसमें हमने देखा कि ये जो प्लांट हम बनाने जा रहे हैं इसके अंदर जो जीन इंट्रोड्यूस करना है, जो जिस पौधे के अंदर इंट्रोड्यूस होगा उसकी जेनेटिक्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, और फिर जब ये आ जाएगा तो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, जो ह्यूमन लाइफ है उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, यानी इसका इफेक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो जो कोई भी स्पीशी की हम बात करते हैं, जब बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो हमने ये देखना है कि जिस भी स्पीशी को हमने स्टडी करना है उसमें ये देखेंगे ये जो स्पीशी है ये इससे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असरअंदाज होता है, इसका ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, तो ये जो हम चीज़ें स्टडी कर रहे हैं इसको हम कहते हैं इथिकल वैल्यूज, कि एक स्पीशी का दूसरी स्पीशी के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, वो पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है। तो उस हवाले से हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें एक और बात भी ऐड कर सकते हैं कि ये जो हम स्पीशी की इसको स्टडी करने जा रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं, अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो इसके रिमूव होने से क्या होगा, यानी कौन सा इफेक्ट जो है वो आएगा, ये भी इसमें स्टडी किया जा सकता है। तो मेन हमने देखना है कि दूसरी स्पीशीज हैं जो हमारा इन्वायरमेंट है, और स्पेशली ह्यूमन्स, ह्यूमन जो है वो किस तरह से इससे इफेक्टेड होंगे, ये चीज़ इसमें डिस्कस की जाएगी। इसी तरह इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं इंसानों को। ठीक है, जैसे एग्रो बायोडाइवर्सिटी है, क्रॉप के बहुत ज़्यादा देखें, पहले अगर हम कंपेयर करें जो न्यू इरा था, जब अभी लाइफ शुरू हुई थी, तो जो हमारे पास बहुत कम वैरायटीज थी क्रॉप। अब सिर्फ गंदम की बात कर ले तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटीज है। अब मकई की बात करें हाइब्रिड, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसकी वजह से जो वेरिएशन आती है उसकी वजह से क्या होती है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी क्रिएट होती है क्रॉप्स के अंदर। अगर यहाँ डाइवर्सिटी आ जाएगी तो उसका फ़ायदा क्या है कि हम जो प्रोडक्टिव वैल्यू है क्रॉप की वो बढ़ा सकते हैं, उनके अंदर जो डिजीजेज आती हैं क्रॉप के ऊपर उनके खिलाफ रेजिस्टेंस लेके आ सकते हैं, वायरसेस के खिलाफ रेजिस्टेंस लेके आ सकते हैं। तो ये इसका इकोनॉमिक बेनिफिट है। फूड यानी क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिश, इन तमाम फील्ड्स के अंदर जो है हम इसको यूज कर सकते हैं, यानी इसकी वेरिएशन को स्टडी करके फिर उससे आगे हम न्यू जो है वो प्रोडक्ट बनाई जा सकती है। मैं यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। या इसको एक और तो बस जाएगी हमारी स्लाइड्स, इसको कंप्लीट करके फिर मैं आपको कहता हूँ क्वेश्चंस के बारे में। अब इसको थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। हम डिस्कशन कर रहे हैं इसके ऊपर कि ये जो हमारी है बायोडाइवर्सिटी, इसको स्टडी करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्यों हम इसको स्टडी करते हैं। उसमें पीछे हमने इसकी कुछ वैल्यूज़ पढ़ी हैं, अब हम देख रहे हैं इसके इकोनॉमिक बेनिफिट कौन कौन से हैं। इस तरह कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी बनाई जा सकती हैं। इसको क्या कर लें, बहुत सारे पौधे आपको पता यूज़ होते हैं जिनसे वो मेडिसिनल प्लांट जिनको हम कहते हैं यूज़ होते हैं, मेडिकेशन के अंदर हेल्प ली जा सकती है। वाइल्ड प्लांट स्पीशीज हैव बीन यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, जैसे कोनीन है, ये मलेरिया को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। ठीक है, इस तरह एक और ये दी हुई है एग्जांपल इसकी, फॉक्स ग्लव प्लांट है, ये क्रोनिक हार्ट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मॉर्फिन है, पेन रिलीफ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ आपको बताने का मकसद है कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो चाहे प्लांट की हैं वो चाहे एनिमल की हैं, उनकी जो हम बायोडाइवर्सिटी स्टडी करते हैं उसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि उससे प्रोडक्ट मिलती है।
वो प्रोडक्ट यूज करके तो हम जो अपनी लाइफ है उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि कर भी रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसके अंदर जो है वो तरक्की ना हुई हो। हर एक फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ चुके हैं। इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ये क्लोथिंग के अंदर वुड फॉर शेल्टर, तो एनर्जी के सोर्स के तौर पर भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं जितनी भी, उनके अंदर भी हम इसका जो स्पीशीज है उनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, वैरायटी लेके आ रहे हैं हर चीज के अंदर। बायोमास की एग्जांपल दी गई, जैसे ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपको पता है जहाँ जिन इलाकों के अंदर ये नहीं है, गैस नहीं है, वहाँ पे लोग जो है ये लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं खाना बनाने के लिए, तो ये सोर्स ऑफ फ्यूल भी है। ठीक है, इसी तरह जो है दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, ऑयल हमें हासिल होता है, लुब्रिकेंट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, तो ये सारे जो हैं ये सारे प्रोडक्ट हमें इससे मिलते हैं। फिर ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये सोर्स ऑफ टूरिज्म एंड रिक्रिएशन है। ये जहाँ पे जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, नेचुरल वेरिएशन ज़्यादा होगी, वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा लोग वो है सैर करने के लिए जाते हैं, तफरीह के लिए जाते हैं। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि पाकिस्तान में भी बहुत आते हैं लोग, पूरी दुनिया से आते हैं सैर करने के लिए, लेकिन जो साउथ अफ्रीका है वो भी एक बेस्ट कंट्री है टू विजिट। उसमें केप टाउन है, डरबन है, ये जो है ये बिल्कुल कह लें ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं। इसमें जो नेचुरल ब्यूटी है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये साहल समंदर के ऊपर वाक़या है, तो बहुत ज़्यादा लोग जो है इसको जाते हैं विजिट करने के लिए। तो जहाँ पे जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, वेरिएशन होगी स्पीशीज के अंदर, उतने ही ज़्यादा लोग वहाँ पे ये टूरिज्म के लिए और रिक्रिएशन के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है जी ये प्रोटेक्ट फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। ये जो बायोडाइवर्सिटी के यहाँ आप ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, ये उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो चुकी है। अब ये मेरे ख्याल से लास्ट में है कि ये जो है बायोडाइवर्सिटी को क्यों हम प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, या किस कहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्ट फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उनको हम सेव कर सकते हैं। प्रोमोट सॉइल्स formation and protection, provide for nutrient storage and recycling, in breaking down pollutants, contribute to climate stability, speed recovery from natural disasters। कहता है ये जो वेरिएशन है ना, ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये हमें कहाँ पे हेल्प करती है कि ये जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करने में। फ्रेश वाटर में रिवर्स आते हैं, लेक्स आती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प। यानी अगर वहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट डिफरेंट होंगे, उनके अंदर वेरिएशन होगी, तो वहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है वो बनेगी। और ये जो है जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है मुफ्ती प्लांट को यूज करके। जो सॉइल की फॉर्मेशन है, अगर किसी सॉइल के ऊपर, किसी जमीन के ऊपर जो है बिल्कुल पौधे ना हो, बिल्कुल बेयर लैंड हो, तो जब बारिश वहाँ पे पड़ती है तो उससे क्या होता है तो जो उसकी अपर लेयर होती है अर्थ क्रस्ट, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो है वो साथ ही ले जाती है। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे ट्री होंगे, वहाँ पे ग्रास होगी, तो उससे क्या होता है कि वो जो न्यूट्रिएंट है वो मूव नहीं करते। तो ये सॉइल की फॉर्मेशन के अंदर भी हेल्प करती है, उसकी प्रोटेक्शन के अंदर भी हेल्प करती है। फिर न्यूट्रिएंट स्टोरेज और रिसाइकलिंग के अंदर हेल्प है। ये जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए, यानी कुछ ऐसे हैं स्पीशीज हैं जो हमारी अर्थ के ऊपर पाई जाती हैं कि जो पोल्यूटेंट मटेरियल होते हैं उनको नॉन पोल्यूटेंट के अंदर कन्वर्ट करती हैं। जैसे ये जो है हम बायो एमिनेशन पढ़ते हैं, उसमें जो एलजी है उसको बायो एब्जॉर्प्शन के तौर पर यूज़ किया जाता है। ये जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, जहाँ से धुआं निकलता है, उसके ऊपर जो चिमनीज होती हैं उसके ऊपर इसका स्प्रे कर दिया जाता है। तो अब ये क्या करते हैं कि वहाँ से जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, वो सारी की सारी हैवी मेटल्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे क्या होता है, जो बिल्कुल प्योर एयर है वो एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती है। इसका ये जो है हमारी क्लाइमेट स्टेबिलिटी के अंदर इसका रोल है। आबोहवा हमारी जो है उसको एक बरकरार रखने में हेल्प करती है। और ये नेचुरल डिजास्टर से रिकवरी, यानी अगर हमारे पास वेरिएशन नहीं होगी तो फिर हम जो नेचुरल डिजास्टर है उससे जो है वो क्या कहते हैं
बहुत जल्दी बाहर नहीं आ सकते। इसकी एग्जांपल यूँ ले लें कि जैसे ये जो है फ्लड आ जाते हैं, ठीक है, तो फ्लड से क्या होता है कि बहुत सारे जो हैं गांव वगैरह वहाँ के जो लोग या जो भी उसके करीब होता है एरिया फ्लड का, उसमें से सारा कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है ना, जानवर मर जाते हैं, ठीक है, गांव घर जो है वो गिर जाते हैं। तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अगर हमारे पास जो ट्रीज है, अगर हमारे पास जो है वो कह लें कि इतने रिसोर्सेज हैं कि हम यूज करके वहां पे एक नया गांव तमीर कर सकते हैं, ठीक है, तो उतनी जल्दी हम उसको रिकवर करेंगे। अगर रिसोर्सेज हैं नेचुरल तो हम उसको जल्दी रिकवर कर सकते हैं, अगर रिसोर्सेज नहीं है तो फिर उसको जल्दी रिकवर नहीं किया जा सकता। इसकी एक और मिसाल ये जो प्रेजेंट है कोरोना वायरस की है कि देखें इसके अगर हम निपटने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज अगर हैं तो जल्दी हम बाहर आ सकते हैं। जैसे चाइना देखिए कितनी जगह कंट्रोल किया, कितनी जल्दी, बिकॉज दे हैव वेरिएशन, दे हैव देयर रिसोर्सेज टू कंट्रोल द नेचुरल डिजास्टर। तो ये जो है बायोडाइवर्सिटी में हेल्प करती है टू ओवरकम ऑल दीज फैक्टर्स। It provides different types of oil seeds for the preparation of oils. It is very essential for natural pest control, maintenance of population of various species, pollination by insect. तो ये जितने भी यहाँ पे मेंशन है आप देखें, वेरिएशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। और वेरिएशन का जो मेन रोल है वो क्या है कि जो क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी आती है, एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, वेरिएशन का क्या रोल है कि वहाँ पे डिफरेंट जो वैरायटीज है वो बनाने के काम आती है, ठीक है। और क्लोथिंग की अगर बात करते हैं फाइबर्स की, तो वहाँ पे डिफरेंट तरह के आपको जो देखें वैरायटी मिलती है कपड़ों की ना। तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर जो भी वेरिएशन जितनी ज़्यादा होती है उतनी वो स्टेबल स्ट्रक्चर होती है उसकी, स्टेबल वो क्या कहते हैं उसको, इंडस्ट्रीज भी उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये सारा था आज का हमारा लेक्चर। इसके अंदर डिटेल से पढ़ा है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसको स्टडी करते हैं।